यस, गुड इवनिंग। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का 15वां अध्याय जो था उसकी पहली क्लास अपन ने कल पढ़ी थी। मैं कुछ पूछ लेता हूँ बेसिक बेसिक। देखो, दोष धातु मल मूलम शतम सुश्रुत का है, ये याद करना था। फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़े थे वात पित्त कफ के 5 भेद के लिए। तो भेद तो तीनों नहीं माने, लेकिन वात के भेदों के नाम और पित्त वात के भेदों के नाम चरक ने, वात पित्त के भेदों के नाम सुश्रुत ने, और वात पित्त कफ तीनों के ही 5 भेदों के नाम वाग्भट ने मेंशन करे। ठीक है। फिर उसके बाद में जो वात के भेदों के लिए कर्म लिखे हुए थे 5, फिर पित्त के भेदों के लिए, फिर कफ के भेदों के लिए। ठीक है। उसके बाद धातुएं आ गई थी। धातुओं के अंदर अपन ने पढ़ा था कि रस तुष्टि मतलब रस तुष्टिदायक प्रेरण और रक्त पुष्टि, आगे वाले की पुष्टि कर रहा था। फिर उसके बाद में एक अपन ने पढ़ा था कि मज्जा वाला प्रीति स्नेह बल, और शुक्र वाला क्या था, प्रीति दे बलम हर्ष बीजार्थम, ऐसा था। फिर उसके बाद में पुरुष के लिए उपस्तम वायु अग्नि धारण, और क्लेद वहन और धारण मैंने आपको यही याद करा दिया, आगे शारीर में पढ़ेंगे। तो वह वाला जो था वो मूत्र था, है ना, जैसे विक्लेदन या फिर क्लेद वहन, ये आए तो मूत्र, और धारण या फिर क्लेद त्वक सोकुमार कृतम, ऐसे आए तो स्वेद। फिर रक्त लक्षणम आर्तम गर्भ कृतम च, ऐसा टुकड़ा था, उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ना ताकि फिल इन ब्लैंक्स में आएगा, डायरेक्ट याद आ जाएगा क्या भरना है यहाँ पे। फिर स्तन्य वाला स्तन्य और पिए तुम जन्नम स्तन्य वाला लाइन थी। फिर अपन ने पढ़े थे इनके क्षय के लक्षण, वात में मंद चेष्टा और अल्प वाक, अप्रहर्ष मूड संगत। पित्त के अंदर क्या पढ़ा, मंद उष्मा अग्निता और निष्प्रभत्व, है ना। और कप में रुक्षता अंतर्दाह, और श्लेष्मा इतर स्थाना नाम आमाशय, श्लेष्मा अनंतर आमाशय आदि जो स्थान है इनको छोड़ के बाकी सब जगहों पर शून्यता। फिर संधि क्षेत्र, फिर दौर्बल्य और प्रजागरण। फिर क्षय योनि वर्धन वाला सब पे अप्लाई हो रहा था, दोष धातु मलों पे। फिर उसके बाद में क्षय के लक्षण पड़े, रस से हृत पीड़ा कम शून्यता तृष्णा क्षय, रक्त क्षय त्वक पारुष्य, अम्ल शीत प्रार्थना शिरा चैथिल्य, और धमनी शैथिल आए तो मास। फिर मास वाले में और क्या था, स्पीक और सब जगह शुष्कता। फिर आ गया था आपका गात्र सदन भी मास के अंदर। मेद में फिर पढ़ा था अपने प्लीहा वृद्धि और संधि शून्यता, मेदुर्मास प्रार्थना। फिर रस रक्त मास मेद अस्थि, अस्थि में अस्थि शूल, ठीक है, और दंत नखों का भेद और रुक्षता आदि। फिर मज्जा में था अस्थि निस्तोध और पर भेद, है ना। फिर शुक्र शय के अंदर मेड वर्षन में वेदना। चलिए, फिर उसके बाद में अपन ने इनकी भी चिकित्सा हुई पड़ी, स्वयोनि वर्धन वाली। फिर पूरी शय के लक्षण में हृदय पार्श्व पीड़ा दोनों थे, और रस में ओनली हृदय था। नेक्स्ट आगे देखो, मूत्र में बस्ती तोद और अल्प मूत्र था, और मेद वाले में क्या था, त्वक शोष स्पर्श वेगुण्य स्वेदना, जो चिकित्सा अभ्यंग और स्वेदन थी। और विमर्श में वाग्भट का पढ़ा था अपन ने, जिसमें व्यायाम इत्यादि चिकित्साएं दी हुई। फिर उसके बाद में आर्तवशय में अयथोचित काल दर्शनम अल्पताम व या योनिवेदन, ये बीच ने पूछा हुआ तीनों ऐसे ऐसे, मतलब पहले एक दिया, फिर दूसरे में 1+2, फिर तीसरे में 1+2+3, और फिर चौथे में फिर कुछ नया बना के दे दिया, तो तीसरा सही हो गया। फिर इसमें चिकित्सा क्या थी, संशोधन और आग्नेय द्रव्य आर्तवशय में। और स्तन्य क्षय के लक्षण में स्तन्य और म्लानता, स्तन्य असंभु और कफवर्धक इसमें उपाय थे। गर्भाशय में क्या था, गर्भ स्पंदन अनुन्नत कुक्षिता, ठीक है। और इसमें चिकित्सा क्या था, शीर बस्ती और मेद्यन, ठीक है। मच्छर गिर गया यार। फिर उसके बाद में आगे देखो, फिर अपन ने पढ़े थे, फिर अपन ने अच्छा पढ़ने थे यहां से। चलिए अब पढ़ते हैं वात वृद्धि के लक्षण। ऑनलाइन वालों बोले ही नहीं होंगे। ओके, ये बहुत बढ़िया। उसमें आ रहा था कि अभी तक ट्विटर ने क्लास स्टार्ट ही नहीं की है, तो उसमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि कब नोटिफिकेशन आ रखा है और इस मेन स्क्रीन पे बना रहता है। आप जब भी ऐप खोलोगे उसमें लिखा है क्लास इज लाइव बड़ी स्क्रीन पे, तो इन टच करते अगर अपना चल रहा है तब तो ये दिखाएगा, नहीं तो क्या करेगा, वो दिखाएगा वेट करो, ठीक है। ये ठीक था। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले
दोषों की वृद्धि, फिर धातुओं की वृद्धि, फिर मलों की वृद्धि पढ़ेंगे। वात वृद्धि के लक्षण देखिए क्या कहता है, लिखता है वात वृद्धौ वाक पारुष्यम कार्श्यम कार्ष्ण्यम, ये ध्यान देना दोनों ही है, कार्श्य और कार्ष्ण्य, ठीक है। गात्र स्फूर्णम उष्ण कामिता, निद्रानाश अल्प बलत्वम, यहां तुम एक जगह गच्चा खा सकते हो, वात वृद्धि वाली लाइन का गच्चा खाओगे कपशय से, समझ पा रहे हो, और वाइस वर्सा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि लॉजिकली चीजें एक ही है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आंसर अलग हो जाएगा। कपशय का मतलब वात वृद्धि है, जैसे वहां भी था दौर्बल्य प्रजागरण इत्यादि, लेकिन भली लॉजिकली सही हो, वो मेमोरी चेक करना चाह रहा है। और इंडिया का एग्जाम सिस्टम इसी पे काम करता है कि कौन कितना स्मृतिवान, वो ही इंटेलिजेंट माना जाता है, ठीक है। पित्त वृद्धि, पीत अवभासता संताप शीत कामित्व, ठंडे की इच्छा, अल्प निद्रता, ध्यान दीजिएगा वात में निद्रा नाश है, वात वृद्धि में, पित्त में अल्प निद्रता। समझा देता हूं, वात वृद्धि की स्थिति में नींद आएगी नहीं, पित्त वृद्धि का मतलब बर्निंग रहेगी, तो रेस्टलेसनेस रहेगी। जैसे आप रात को बहुत ज्यादा स्पाइसी खा के सो गए, तो रात को जैसे पसीना आना, गर्मी गर्मी सी लगना, तो नींद आती है, फिर थोड़ी देर में बर्निंग जैसा लगता है और आपको रेस्टलेसनेस फील होती है, आप फैन चलाते हैं तो भी रिलीफ नहीं मिलता, फिर उठते हैं फिर सोते, तो ये अल्प निद्रता वाली स्थिति, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आगे लिखा बल हानि, ध्यान देना, बल हानि पित्त वृद्धि का लक्षण मिला। नेक्स्ट कफ वृद्धि, कफ वृद्धि में बाकी सब तुमको समझ में आ जाएगा, निंद्रा तंद्रा वगैरह। ये लिखा है संधि अस्थि विश्लेष, कल मैंने तुमको समझाया था ना, कफ क्षय में क्या हो रहा था, संधि शिथिल्य है ना, और अब क्या हो रहा है, कफ वृद्धि बराबर क्या लिखता है, संधि अस्थि विश्लेष, इसका मतलब होता है डिसलोकेट होना, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसके ऊपर ये कार्टिलेज है और उसके बीच में ये साइनोवियल फ्लूइड पड़ा है। अब जब तक ये सामान्य है तब तक तो ये ऐसा ही है, ये इसके लिगामेंट प्रॉपर है, जॉइंट की सिमेट्री बनी हुई है, ठीक है। अब अगर साइनोवियल फ्लूइड बढ़ने लग जाए बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, दोनों बोन पास में आएगी, दूर जाएगी, दूर जाएगी, और एक जॉइंट की दो बोन्स का दूर जाना ही डिसलोकेशन कहलाता है। तो संधि अस्थि विश्लेष पक्का क्या होगा, कफ वृद्धि, अब मतलब इतना साइनोवियल फ्लूइड हो जाए कि जॉइंट की सिमेट्री बिगड़ जाए, इसको संधि अस्थि विश्लेष के। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, धातुओं की अतिवृद्धि के लक्षण लिखता है, रस अतिवृद्धि से हृदय उत्क्लेद, रस इक्वल टू कफ, ज्यादा रस तो ज्यादा कफ, भाई कफ जो है वो रस का मल है। फिर लिखा प्रसेक, फिर लिखा रक्त वृद्धि में रक्त अंग अक्षिताम शिरा पूर्णत्वम, रक्त सहज से शिरा पिचक रही थी तो शिरा शिथिल्य, और सामान्य अवस्था में भी शिरा पूरी भरी हुई तो बहती नहीं है, मतलब फुल प्रेशर से ब्लड बढ़ते ही पूरी तरह से भरी हुई बहेगी, शिरा पूर्णत्व। आई बात समझ में। मांस वाले ने कहा जिन जगहों पे शुष्कता थी वहां वृद्धि आ जाएगी, और जहां गात्र सदन था वहां गुरु गात्र था। क्लियर है। मेदशय, स्निग्धता मेद का गुण था, तो स्निग्धताम अंगानाम, उदर पाश वृद्धि, ये पेरिटोनियल रीजन की फैट बढ़ जाएगी, ठीक। काश श्वास आदीन, अब ध्यान सुनो, अगर एब्डोमेन कैविटी के चारों तरफ की फैट बढ़ेगी तो डायफ्राम शिफ्ट होएगा ऊपर, प्रेशर आएगा ना डायफ्राम पे भी, डायफ्राम ऊपर शिफ्ट होती है, किस पे कंप्रेशन आएगा,
थोरेक्स। थोरेक्स पे प्रेशर का मतलब ही काश श्वास। तो ज्यादा वेट वाला आदमी ज्यादा हाँपेगा, कम वेट वाला कम हाँपता है। इसका कारण ही काश श्वास होने का कारण क्या बताया, मेद की वृद्धि। मेद का मल क्या है, स्वेद, तो दुर्गंध। चलिए, अस्थि, अधिअस्थिनी अधिदंतश्च। अस्थि वृद्धि का लक्षण है एक दांत की जगह जैसे मान लो दो दांत निकल गए, या बोन, बोलते हैं बोन बढ़ गई। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका प्रोलॉन्ग क्या बोलते हैं, उसका पर्टूजन बोन का निकल जाता है। या जैसे आपने सुना होगा कि जिस जगह पर एक पर्टिकुलर पोर्शन बोन का होना चाहिए वहां दो हो जाना, मतलब ओवर ग्रोथ हो गई एक तरह से। और अस्थि, वो अधिअस्थि और अधिदंत का मतलब है एक के ऊपर एक, तो जहां एक की जगह वहां दो होना। ठीक है। मज्जा, सर्वांग नेत्र गौरव, इंपॉर्टेंट है। मज्जा का संबंध नेत्र से हमेशा ही रहता है। नेक्स्ट, शुक्र वृद्धि से क्या होगा, शुक्राश्मरी और अति प्रादुर्भाव। नेक्स्ट, पुरीश वृद्धि, आटोप कुक्षिशूलम। आटोप जीआई के अंदर मल की मात्रा ज्यादा है, तो जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो ज्यादा क्या बोलते हैं फर्मेंटेशन करेगा वहां पे, तो उससे आटोप और कुक्षी मशहूर। फिर मूत्र वृद्धि में क्या लिखा है, मुहुर्मुहु प्रवृत्ति बस्ती तोद माध्यम। अब बस्ती तोद मूत्रशय में भी था और मूत्र वृद्धि में भी, लेकिन बहुत फर्क है दोनों। वो तो हो रहा था मूत्र के क्षय की वजह से, डिहाइड्रेशन में, और ये हो रहा है कि बस्ती के अंदर मूत्र अधिक जो स्टोर्ड है उसकी वजह से, क्योंकि साथ में आदिमान दिया हुआ ना, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो प्रोमिनेंट है और साथ में पैन है, इसका मतलब यूरिन से भरा हुआ, तो ये मूत्र की अतिवृद्धि के लक्षण है। स्वेद अतिवृद्धि में लिखा त्वक दौर्गंध्य कंडूच। सुना होगा आपने कि चुभती जलती गर्मी, तो चुभती जलती क्या, जलती कौन है, जो घमोरियां होती है, तो फिर मैं ऐड आता हूँ ईचिंग करता है ऐसे, फिर उसके बाद में घमोरियां हो जाती है। तो दौर्गंध्य और कंडू मतलब स्वेटिंग ज्यादा होने से ईचिंग होती है, ये जनरल बात है ना। और जो स्वेटिंग है, मतलब जो स्वेट है उसके साथ में सीम निकलता है जो मॉइस्चर देता है, उसको बैक्टीरिया सड़ा देते हैं, इसलिए फाउल स्मेल आने लगती है। नेक्स्ट, आर्तव वाला लिखता है, अब आर्तव का एक सामान्य लक्षण है ईशत कृष्णम और विगंधम। ईशत कृष्णम विगंधम मतलब थोड़ा सा गंध युक्त होना या विशिष्ट गंध युक्त होना। अब आर्तव ज्यादा होगा तो गंध बढ़ेगी, और आर्तव ज्यादा निकलेगा शरीर से तो बॉडी का एचबी तो कम होगा ना, तो शरीर टूटेगा। अब बोलते हैं ना कि हीमोग्लोबिन कम होता है तो हाथ पांव दर्द होना, जो फीमेल्स में कॉमनली होती है रूटीन में, जो कि हाथ पांव दुखना, वीकनेस फील होना एनीमिक फीमेल्स में, तो आर्तव की अतिवृद्धि लिखा अंग मर्द अति प्रवृत्ति दुर्गंध। दुर्गंध दो की अतिवृद्धि का लक्षण है। स्वेद नामक मेद के मल, या यूं कह दो तीन मलों में से एक स्वेद है उसके, और एक उपधातु आर्तव जो रस की। क्या जाएगा, दोनों, बस्ती तो क्षय वृद्धि दोनों। वो तो धातु लेवल पे हो गया, मैं तो वैसे नहीं कह रहा हूं भाई, उसमें तो है ही मेद में दुर्गंध है, मैं तो उपधातु और मलों में बात कर रहा हूं। बाकी ऐसे देखा जाए तो उसमें मिल जाएगा, वो मतलब धातु में आपको मेद मिल जाएगा, और मलों में आपको स्वेद मिल जाएगा, और उपधातु में आपको आर्तव मिल जाएगा। वो ना मेद बोल तो रहा हूं, मेद धातु जो है, यही बोल रहा हूं मैं कि धातुओं में मेद में दुर्गंध, मलों में, इसमें स्वेद में, उपधातुओं में आर्त। नेक्स्ट, स्तन्य अतिवृद्धि क्या लिखता है, स्तन्योर पीनत्व मुहुर्मुहु प्रवर्तितोद। ध्यान देना, यहां बस्तितोद नहीं है, बाकी तो मूत्र जैसी लाइन है मुहुर्मुहु प्रवर्तितोद, लेकिन वहां बस्तितोद आद्यमान है। गर्भ अतिवृद्धि से क्या होगा, जठर अभिवृद्धि, और आगे एक शब्द लिखा स्वेदम, इंपॉर्टेंट है। देखो जितना ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन एक डिलीवरी में होता है उतना ही लेडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जनरली 2.5 से 3 किलो का बच्चा होता है मैच्योर बेबी,
गरीब देश बोलते हैं 2.5 किलो का तो होना ही चाहिए, इंडिया जैसे। अमेरिका वाले बोलते हैं 3 किलो से कम है तो अंडरवेट। समझ रहे हो? अपन 2.5 से 3 मान लेते हैं, क्योंकि ना तो अपन अमीर है ना गरीब है, अपन ठीक ठाक है, रोटी दाल मिलने वाले। तो अब अगर किसी के बच्चे की 9 मंथ की इंट्रा यूट्राइन लाइफ में वेट हो 3 किलो 800 ग्राम, तो सामान्य की तुलना में 1.25 किलो वजन ज्यादा है लगभग। अब एक डिलीवरी में 11 लीटर फ्लूइड रिटेंशन होता है फीमेल की बॉडी के अंदर। तो एक तो उसका बीपी वैसे ही बढ़ा हुआ है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो पीक पे है, क्योंकि फ्लूइड समा ही नहीं रहा है ना। और एक इस बच्चे की वजह से और ज्यादा जगह ऑक्यूपाई होगी यूट्रस की। अल्टीमेटली यूट्रस भी तो बॉडी के अंदर ही होता है, तो बीपी और ज्यादा बढ़ेगा उसका। तो बीपी बढ़ने से क्या होता है? पसीना। बीपी बढ़ने से क्या होता है? पसीना। तो थोड़ी बहुत पता है कि नहीं हाइपरटेंशन क्या होता है? जब ब्लड प्रेशर राइज होता है तो वेजोडाइलेशन होता है। बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है कि फ्लूइड को पसीने के थ्रू बाहर निकालूं ताकि कुछ तो जगह हो अंदर। तो गर्भ अतिवृद्धि से जठर अभिवृद्धि तो कॉमन है, ये तो अंधे आदमी को ही पता है। गांव की औरतें पेट देख के बता देती कितने महीने का बच्चा अंदर। तो ये तो कोई पढ़ने जैसी बात तो है नहीं कि बच्चा बढ़ रहा है तो पेट बढ़ रहा है, क्या नई बात। लेकिन स्वेद आना ये साइंटिफिक है कि ब्लड प्रेशर राइज हुआ, उसकी वजह से वेजोडाइलेशन हुआ। ब्लड प्रेशर क्यों राइज हुआ? क्योंकि बच्चे का वेट ज्यादा है। समझ रहे? पता ही नहीं क्या समझते। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट, अतिवृद्धि में चिकित्सा शोधन क्षपण मिला। बाकी विशेष क्रिया है। विशेष क्रिया मतलब उससे रिलेवेंट जो विशेष, समझ रहे हो ना? सामान्य बढ़ाना, विशेष घटाना, है ना? क्रिया विशेषण प्रकुर, हाँ हाँ शेतु विशेष। ये विशेष का मतलब होता है कुछ स्पेशल करवा दो। हाँ वही मतलब स्पेशल इन द रेफरेंस ऑफ, उसके अपोजिट कर। चलिए नेक्स्ट 23, पूर्व अतिवृद्धत्वाद वर्ध्य दीदी पर परम तस्माद अतिवृद्धा नाम धातु नाम आसनम। कॉमन सेंस है। पहले जो ज्यादा क्षय था उनको तो बढ़ाओ, और अब जो ज्यादा बढ़ी हुई है उनको घटाना, क्योंकि साम्यावस्था ही स्वस्थ है। नेक्स्ट, बल। बल के लक्षण, बल क्षय के लक्षण और इनकी बात करेगा। और एक लाइन लिखता है बहुत प्यारी सी, तत् रसादि नाम शुक्रांता नाम धातु नाम यत परम तेजस तत् खलु ओजस तदेव। लिखो, सुश्रुत के अनुसार ओज ही बल है। सुश्रुत के अनुसार ओज ही बल है। सुश्रुत के अनुसार ओज ही बल। और वही ये लिख रहा है कि भाई रस से लेके शुक्र तक जो धातुएं हैं उनका जो परम तेज है ना, वो क्या है? ओज। शुक्र के बाद ओज ही आता है। इसीलिए तो चक्रपाणी ने ओज क्या माना है? 8वीं धातु। तो गधेड़ों सीम गई बुद्धि तुम्हारी। कीन सिरिसी में याद करवाया था सारा कि चरक सुश्रुत के अनुसार ओज और बल एक ही चीज है। लेकिन इसका टीकाकार था डलन, उसने कहा सब अलग है। तो दूसरी लाइन लिखो, डलन ने ओज व बल में अंतर बताया। डलन ने ओज व बल में अंतर बताया। डलन ने ओज व बल में अंतर बताया तथा ओज को शुक्र का स्नेह कहा। ये लाइन बहुत बार आई हुई है। रसादि नाम शुक्रांता नाम धातु नाम यत परम तेजस तत् खलु ओजस तदेव। कहाँ आई हुई है? आयुर्वेद नर्सिंग के एग्जाम में। क्योंकि ये तो पता है ना, रस से लेकर शुक्र तक धातुओं का सार क्या है? ओज। और उससे पहले पीजी के एग्जाम्स में आती थी, जो मतलब जिस टाइम पर आयुर्वेद के जो लोग थे उनका मानसिक स्तर बहुत कुशाग्र बुद्धि के स्तर का था। उस टाइम पे आता था कि बताओ रस से लेके शुक्र तक धातुओं का जो सार है वो कौन है। फिर वो कंफ्यूज होते थे कि ओज है, रक्त है, जीवन है, ऐसे।
लेकिन तुम थोड़ी होगे। लिखता है आगे बलमिति उच्यते, यही बल है। स्व शास्त्र सिद्धांता, मिला। दूसरे के शास्त्र में जिसको बल कहा है वो बल कौन है? ओज। नेक्स्ट, बलेन स्थिर उपचित मास्ताम सर्वचेष्टा स्व प्रतिघातम स्वर वर्ण प्रसादो, यहां तक ठीक है, ये आएगा। बाह्य नाम अभ्यंतरा नाम च करना नाम आत्म कार्य प्रतिपतिर्भवति। बाह्य और अभ्यंतर करणों को जोड़ने का कार्य करता है कौन? ओज। पहला आंसर तो बल जाना चाहिए क्योंकि लाइन में बल लिखा हो, लेकिन शिशु के अनुसार बल और ओज एक ही है। ओज आंसर करना या बल आंसर करना, अगर ये पूछे कौन, डायरी में लिखना है इसको कि बाह्य नाम अभ्यंतर नाम च करना नाम आत्म कार्य प्रतिपतिर्भवति। मतलब समझ पा रहे हो ना? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ने वाली चीज कौन है? ओज या बल है। नेक्स्ट 26 27, ओज के गुण चरक में कहां पढ़े? चिकित्सा। हाँ, ओज के 10 गुण बताए थे, याद है ना? और सुश्रुत सूत्र 15 ही पढ़ रहे हैं ना? ओज सोमात्मकम स्निग्धम शुक्लम शीतम स्थिरम सरम विविक्तम मृदु मृत्स्नम च प्राणायतनम उत्तम। लिख दो, ये प्राणायतनम उत्तम सुश्रुत के अनुसार 2 है, एक बस्ती व ओज। उत्तराखंड 2015। नेक्स्ट, तद अभावात शीर्यन्ते शरीराणि शरीरिणा, इसके अभाव में नष्ट हो जाता है शरीरधारियों का शरीर। किसके अभाव में? ओज। डायरी में लिखना। और तत्नाशात ना, कौन किसका? तत्नाशात ना विनिश्यति, चरक ने बोला है ओज के लिए कीन शीर्ष। चलो थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है, पास हो जाओगे तो, ऐसे ही पढ़ते रहना, है ना? चलो ओज की बात करें तो वैसे तो ओज के बारे में बहुत सारी बातें अपने, जैसे ये लिखा हुआ पड़ा है तत्नाशात ना विनिश्यति, ये ओज की। अब ओज के बारे में ना वो बहुत सारी चीजें बता रखी, लेकिन चूंकि ये इसमें सारे बच्चे सुन रहे हैं तो मैं को वापस बता रहा हूँ, सुन लेना आप, और मेरे को जो जो भूल रहा हूँ वो वापस याद दिलाना। देखो चरक के अनुसार, चरक ने क्या बताया? ओज के 10 गुण बताए, ठीक है? और चक्रपाणी ने क्या बताया? ओज के पर व अपर भेद। और क्या बताया चक्रपाणी ने? चक्रपाणी बराबर ओज 8वीं धातु। चलो उसके बाद में शारंगधर ने क्या बताया? ओज शुक्र की उपधातु है। ओके, और बोलो। काश्यप संहिता में 9वां सार बराबर ओज सार। चलो हाँ, ये काश्यप ने अपर ओज, जिसको और क्या बोलते हैं, श्लेष्मिक ओज का प्रमाण श्लेष्मा के बराबर बता दिया। कितना? ये बराबर 6 अंजलि।
फिर अष्टांग संग्रह ने क्या बोला? ओज शुक्र का सार है। अष्टांग हृदय क्या बोला? ओज शुक्र का मल है। फिर उसके बाद में सुश्रुत क्या बोले? ओज बराबर बल। फिर दलन क्या बोले? ओज और बल एक नहीं है। फिर दलन बोले कि ओज शुक्र का स्नेह। फिर चरक क्या बोले वापिस? प्राकृत कफ ही बल व ओज। और विकृत कफ को क्या बोला? मल व। फिर और अभी कोई कुछ बोल रहा था ना, क्या बोला इसने? चरक बराबर मधुमेह को ओजो में भी कहा। इतनी सारी बातें तो मेरे को याद आई है भाई, और किसी को कुछ याद आ रहा? हाँ 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 हाँ, चरक की सबसे खास बात, चरक अनुसार। चरक अनुसार लिखो देखे। फिर इस बॉक्स को बड़ा करते हैं, रुको। चरक ने ओज के लिए क्या क्या बताया? देखो, गंध क्या बताई? फाइलें निपटती हुई रस, मधुरस, वर्ण, और यस, रक्तम ईशत, पीत। ठीक है। और एक और टुकड़ा जो भी बोल रही है क्या? गर्भ रसाद रस, गर्भ के रस का रस कौन है? ऊच। एक वो ये प्रथम जायते वाला, प्रथम जायते वाले का कलर क्या है? सर, प्रथम वाले, प्रथम जायते ओजो वाला है ना, मतलब गर्भ में जो पहली बार ओज बनता है उसका वर्ण कैसा? सर्पी बाल। अब मुझे तुम वो बताओ जो जहां तुम कंफ्यूज होते हो हमेशा। देखो, ओज का रस बराबर मधु रस, क्लियर है? दूसरा, शुक्र की गंध बराबर मधुगंधी। और माधव की कौन सी अश्मरी? पैतिक अश्मरी बराबर, ये मधु तुम्हें मरवाएगी, मैं सही बता रहा हूं। और तुम शर्म से मर जाओगे अगर ये गलत करके आ गए तो। समझ पा रहे हो मेरी बात? इसलिए ध्यान देना इस पे। ये तो तुमको याद है ना, लिख लो। ये मैं थोड़ी बताऊंगा।
ठीक है बाबू, आओ अब चालू करते हैं आगे। ये वीडियो तो वैसे भी यूट्यूब पे डलेगी ना, आराम से रोक के देखना, और या फिर ऐप में डलेगी तो भी रोक सकते हो, देख सकते हो। ये सब तुम्हें आता है। अच्छा, पर रोज का प्रमाण कितना? अष्ट बिंदु। और अपर रोज का? ये तो क्या ही बताऊं यार। सर आपने कहा था 12वीं पास करके आ जा, मैं 12वीं पास करके आ गया। गधे ना, तुम्हारी बात नहीं करनी चाहिए, गलत लिखने लग जाता आदमी। अपर ओज कितना बाबू? अर्धंजलि। चरक के गुण नीचे लिखे हुए पड़े, ओज गए ना टिपंत्रियों, सुन लो। नहीं तो अलसा होगी ना, चिकित्सा कौन निकालेगा? जो लिखे हो सही तो है, पढ़ रखे। टीप लेना इनको, चलो आओ। अभिघातात शयात कोपात शोकात भयात शर्मात सुधा ओसियत। देखो एक बात सोच के रखो, ओज नहीं है तो बल नहीं है बेसिकली। और इसको अगर अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे ना, ओज नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस किन किन चीजों में खराब होता है? पहला अभिघात, छत से गिर गया, कॉन्फिडेंस क्या गया इसमें, एक दो हड्डियां चली गई। शयात, खाना नहीं खाया बहुत लंबे टाइम से, ध्यान नहीं रख रहा है, कोई बीमारी होगी। कोपात, जितना गुस्सा करोगे उतना ही धैर्य कम होगा। जितना परेशान होगे किस चीज के लिए, रोना चालू करोगे कि वो मुझे छोड़ के चली गई, तो वो चली गई तो पीजी तो तेरा हाथ में, या वो मुझे छोड़ के चला गया। तो शोकात, अब इसमें कोपात भी हो सकता है, वो मुझे कैसे छोड़ के चला गया। तो कोपात शोकात। फिर तीसरा सुनो, भयात, मैं पढ़ाई में इतना उलझा रहा और वो मुझे छोड़ के चली गई तो, मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूं, वो चली गई तो, वो रोज मुझे पूछता है कि तू क्या कर रही है, मैं बोलती हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ। अगर इसने ये बात वैसे ही नहीं समझी जैसे मैंने कही और उसने किसी और के साथ में रिलेशन बना लिए तो, ये सब फालतू बात है। वो अगर ठान चुका है कि साथ रहेगा तो रहेगा, और उसने ठान रखा है कि मैं भागूंगा, तो तू पीजी क्या कलेक्टर का एग्जाम छोड़ दे तो भी भागेगा, वाइस वर्सा। उसने अगर सोच रखा है कि ये कलेक्टर भी बन गया तो भी मेरे को इसके साथ नहीं रहना, तो वो जाएगी और लौट कर कभी वापस नहीं आएगी। इसलिए कचरा दिमाग में रखना ही नहीं, सिस्टम एक ही रखना है। आओ बैठो, कैसे हो, अच्छे हैं, बात करने का मन है, साथ रहने का मन है, अच्छी बात। तुम मुझे छीन थोड़ी सकते हो कि प्लीज प्लीज मत जाना, उसकी सैंडल पकड़े खड़े हो प्लीज। क्या मतलब, ये क्या है? और लड़कों की हालत बहुत खराब है। जब से इंस्टाग्राम आया है, जब से इंस्टाग्राम आया, हिंदुस्तान के आधे लड़के सिंगल ही है वैसे भी। तो वो आधे लड़के जो सिंगल वाले, पहले उनकी बात करते हैं। तो वो लड़के क्या करते हैं, रील देख रहा है कि एक एक ना एक दिन तो तुझे छोड़ के चली ही जाएगी, ये सैड हो रहा है, समझा? 60 सेकंड तक ये भूल गया कि उसके पास खोने को कुछ है ही नहीं। फिर इसका दिमाग जो है ना वो थोड़ा सप्रेस्ड हुआ, कितना बुरा किया, और ये फील कर रहा है उसको जैसे इसके साथ हो रहा है। उसे ये पता नहीं है कि किसी का फोन टूट गया, उसके पास फोन था, तू कैसे दुखी हो रहा है? अपना फोन नहीं है, वैसे अपने पास कोई है ही नहीं,
पहली पिक्चर। और मैं सही बता रहा हूं, इमोशनली डैमेज आज प्रेजेंट टाइम में जितने लड़के हो रहे, खुद जानबूझ के इंस्टाग्राम नाम का चाकू लेते हैं, खोपड़ी में ठोकते हैं। रील देख के आदमी वैसा फील कर रहा है। लड़के इस मामले में मजबूत हो रही है डे बाई डे। मतलब जो दुनिया है उसमें आप देखना कि फीमेल जो हर सेक्टर के अंदर ग्रोथ कर रही है, डिवोटेड। बेसिकली जो पुराने जमाने में औरतें करती थी काम, वैसे तो हमारे नौजवान साथी हो रहे हैं। रील देख रहा है, सुनना, लड़कों को भी घर छोड़ना पड़ता है और टेंशन में। तो तू नहीं छोड़ा, क्या पिताजी छोड़ेंगे? उन्होंने इतना बड़ा कर दिया तेरे को, उन्होंने भी घर छोड़ा है, तुमको पाला है, हैं? कौन कहता है लड़कियां ही ससुराल जाती? पूरी बावड़ा हो रहा है कतई। ठीक है, इंस्टा पे एक पोस्ट आ गई कि एक माँ अपने बेटे को रोटी खिला रही है, ठीक है, तो फोटो है, कुछ हिलडुल नहीं रहा उसमें, उसके ऊपर लिख दिया घर की रोटी नसीब वालों को मिलती है, और अपने टिफिन की तरफ देख रहा है। समझ रहे हो? तो ये बावड़ी जनरेशन है। बावड़ी मतलब जो फोकस नहीं है, ओरिएंटेड नहीं, ये नहीं समझ मैं पढ़ने आया हूं, मुझे पढ़ना है, मुझे सेलेक्ट होना है, घर वालों को सबको सपोर्ट करना है, पूरे घर का जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे मेरे पे लेनी, ताकि मम्मी पापा है ना वो आराम से घूमे फिरे मौज करे, उनको जवाब नहीं देने पड़े। उनको कोई आए कि ये कि उसको पूछो, हमें नहीं पता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्या कर रहा है? मम्मी का हाथ की रोटियां, चला जा घर, जिंदगी भर खाना इतने साल खिलाए और खिला देंगे वो। तो लड़के, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, पर मैंने ऐसा नोटिस करा है कि जो लड़के हैं ना वो इमोशनली अपने आप को ज्यादा डैमेज्ड फील कर रहे हैं, और इसी को हिस्टीरिया कहते हैं। तो हिस्टीरिया का रेशियो, लड़कियां रियल वर्ल्ड में जीना एडेप्ट कर रही है, और उनका तो बनता है, क्योंकि आज तक उनको इस समाज ने मौका ही नहीं दिया। आप अपने दादी के लेवल पे जाओ, जितनी आजादी आज आपकी सिस्टर को है उतनी उनको नहीं थी। अब कोई घूंघट नहीं निकालता। पहले तो घूंघट भी इतना बड़े कपड़े का, अगर कपड़ा झीना हो, मतलब ट्रांसपेरेंसी हो, तो उसमें उसको वैसे समझा था कि कैसी औरत है। समझ पा रहे हो आप? तो औरतों के साथ तो हमेशा दमन हुआ है। आप देखो, मजाक में अपन कुछ भी कहते कि भाई माता खाती है, खून पीती है, ये सब सत्य है, लेकिन दमन तो हुआ है ना उनका। और अगर जितना मौका आदमी को मिला है ना, इतनी जनरेशन में, इतने सिविलाइजेशन, इतना महिलाओं को मिलता ना, तो आज ही दुनिया इतनी दुर्गति में नहीं होती। मैं सच बता रहा हूं, मैनेजमेंट की मास्टर होती है महिलाएं। बैलेंस लाइफ जीना पसंद है उनको। आज तुमको छोड़ेगी, आज शाम कोई चरक चिकित्सा पूरा करके सो जाएगी। तुम 3 महीने तक उसका नाम जहां भी बैठोगे पेपर लिखो, फिर काटोगे। समझ पा रहे बात को? जो फीमेल है ना बहुत इमोशनल होती है, लेकिन बहुत बैलेंस्ड होती है। आप देखो ना, अपन लड़कों के कमरे की हालत देखो, उनके रूम की हालत देखो। जैसे एक घर के अंदर भी तुम अपना कमरा रखो अलग, और एक अपनी सिस्टर का कमरा रखो, तुम्हें तुम्हारे वाले कमरे में है ना, तुम 4-5 महीने बाद में जैसा हो वैसा ही छोड़ के जाना है, लॉक करके आना है, और वापस 5 महीने जो आज जाके देखना है, फिर आना है। घर का दूसरा कोई इंटरफेयर नहीं करे उस कमरे में। 2-3 बार जाओगे ना, अगली बार ताला खोलती उल्टी हो जाएगी तुमको। मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि वो होती है प्रोफेशनल। लड़का, मेरा बर्थडे है, मेरा दोस्त है, पार्टी दे भाई, पार्टी करने गए हमसे, और एंड टाइम पे मैंने बोलती मेरे पास पैसे नहीं, तू दे दे, बर्थडे मेरा है। सब ज्यादा उछल भी वही दे रहा था पार्टी के लिए, मुझे पता उसके पास पैसे हैं, मेरे पास नहीं, उसने दे दिए। मैंने कहा मैं तेरे को दे दूंगा। मैं भूल गया, वो भी भूल गया, बर्थडे चला गया, बात खत्म। लड़की 6 महीने की एलोपैथी इंटर्नशिप करने गई, तो दिन लास्ट दिन दोनों साथ बैठ के पिज्जा खाया था। डील ही होती थी कि बराबर 140 रुपए का पिज्जा, 70 तू देगी, 70 में। अब सीन क्या हुआ कि जो पिज्जा खाया ना, उससे पहले उस महीने का हिसाब हो चुका था, और अब तो सब अलग अलग है, 6 महीने बाद मिलेंगे।
6 महीने तक उसको जब जब उसका नाम याद आया है, उसके दिमाग वो 70 रुपए जरूर आए। और यहां अगला बर्थडे आ जाता है तो भी याद नहीं रहता कि पिछली बार पैसे इसने दिए थे। क्यों? कि उनको बैलेंस रखना आता है, मैनेज करना आता है चीजों को। यहां शर्म आ जाती है किसी को खुद के दिए हुए पैसे मांगने में कि छोड़ना यार, भाई यार कुछ पड़े हैं तो दे दे यार। खुद के पैसे ऐसे मांगने पड़ते हैं, समझ पा रहे हो? ऐसे नहीं तूने मेरे से 2,000 रुपए ले रखे हैं, दे यार मेरे को जरूरत है। और आगे वाला अगर ये बोल दे कि नहीं है तो मजा लेके अपन वापस बोलते हैं कि यार देने पड़ेंगे। लड़की तुम बोल, उनकी टॉक सुनो तुम। मैंने 2 लड़कियों को चाय की थैली के लिए लड़ते हुए देखा है। चाय की थैली के लिए, किस बात में? 10 रुपए की चाय की थैली। एक चाय पीती है, एक नहीं पीती है। तो उनका जो महीने का हिसाब होता है ना, बाकी सब तो कॉमन था। बोले 300 कुछ रुपए हुए उसके। तो बोले ये 300 रुपए ना ये काटो। एक लड़की ने कहा, उसने कहा क्यों? बोले 6 महीने में 10-10 रुपए वाली इतनी थैलियां आई। मैं चाय पीती नहीं, तो चाय चाय के सिर्फ तेरे ही जुड़ेंगे। ये अच्छी बात है और ये लड़कों में नहीं है। यहां तक फिर भी ठीक था, ठीक था। लेकिन ये इमोशनली काय को, मतलब ये राधा बन के क्यों घूम रहे हैं सारे के सारे, मीरा बन रहे हैं काय को? आपको जो करना है ना उस पर तो फोकस रहो। और मैं सही बता रहा हूं, इंस्टाग्राम दिमाग की दुर्मति करता है। वो खेलता है आपके ब्रेन से। आप बिना किसी कारण के 5 रील ढूंढ के सैड देखो, पूरे दिन में वो आपको याद करवाएगा कि तू कितना दुखी है पागल। तू बाहर चाय पीने कैसे जा रहा है? तू तो बहुत दुखी है। और आप बहुत हैप्पी हो, पढ़ रहे हो इंस्टाग्राम, 10 मिनट रील चलाई, कोई रील एक आ गई आपके सामने ऐसे सैड वाले, आपने पूरा देख लिया, या आपने लाइक कर दिया या शेयर कर दिया किसी, फिर तो टूट पड़ेगा। एआई बेस्ड है। जो आप देखोगे उसको चाहिए वॉचिंग आवर्स। तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बेसिकली क्या है, वो अपन से अपना टाइम ले रहे हैं। वॉच आवर्स क्या होते हैं कि कितने घंटे देखा गया, उनका फोकस इस पे है। पब्लिक कैसे सोचती है इस रील में क्या खास बात है कि इतने लोगों ने देखा, इतना रिएक्ट किया। लेकिन इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को एक ही भाषा समझ में आती है, वो है पैसे से भी ऊपर की भाषा, टाइम। हर चीज का टाइम है। आप 3 साल पीजी करोगे, सरकार आपको आपके टाइम के पैसे देगी। और अपन समझ रहे तो फ्री है ना, फ्री, पूरे दिन रील देखना फ्री। फ्री नहीं है, पूरा दिन गया उसमें। उन्होंने तुमसे तुम्हारा पूरा एक दिन ले लिया। रोज के 15 मिनट भी अगर वो ले रहा है तो उसके आने से पहले वो 15 मिनट बचते थे, उसमें कुछ करते थे, गली में घूम के तो आते थे कम से कम। अब हर घर की एक ही कहानी है। एक मेंबर अपना इंस्टा खोल के बैठा है, दूसरा अपना व्हाट्सएप चला रहा है। अगर सारे अपने अपनी जगह पे सेटल्ड है, खूब चलाओ, दिन को काम करो, अपना इंस्टा चलाओ, जो चलो। लेकिन विद्यार्थी जीवन में होते हुए और अगर आप सोशल मीडिया के अंदर रोज का 20 मिनट भी खराब कर रहे हो तो ये आप खुद के साथ और खुद के पेरेंट्स के साथ कुठाराघात कर रहे हो। इसलिए इमोशनली डैमेज मत हुआ करो। लड़कों को बोल रहा हूं स्पेशली, इमोशनली डैमेज फील मत करो। कुछ नहीं होता इस दुनिया में। कोई है ना 10 साल से साथ में और आज छोड़ के चली जाए, तुम पे है कि उसका 10 साल शोक मनाना है या ये सोचना है कि पहले एग्जाम निपटा लेता हूं फिर बात कि ऐसा क्यों। बात समझ रहे हो? किसी भी तरह का डैमेज सिर्फ छोड़ने वाला ही नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तुम्हारी, कोई फैमिली प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपको मैंने कहा ना, एक दिन और समझाया था मैंने, इन 4 महीने के लिए सब चीजें पॉज कर दो। 2024 का एग्जाम निपटे, उसके बाद उसके पास चले जाना, उसके पिताजी के भी पांव पकड़ लेना, लेकिन तब तक मत करो। इसका मतलब ये नहीं उसको गालियां दो, गालियां नहीं देनी। इसका मतलब ये कि आप अपने काम पे फोकस करो। उसने भी तो किया। फैमिली कोई प्रॉब्लम हो, मम्मी पापा भाई बहन से रिलेवेंट, 4 महीने तुम्हारा ऐसा होना चाहिए ये आदमी है ही नहीं। और ये चीज सिर्फ तुम खुद कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। देखो प्रॉब्लम तो आएगी। मकान मालिक का बेटा सुबह सुबह 4 घंटे आरती करता है जोर जोर से, और तुम्हें इस चीज से फ्रस्ट्रेशन, कमरा चेंज करो यार।
मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस बार ये थोड़ी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अरे यार क्या यार इसको, आप कोई परमानेंट थोड़ी रह रहे हो वहाँ, तुम चेंज कर लो। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम आएगी उनके बहुत सुलझे हुए टेम्परेली सॉल्यूशन ढूंढ के, और 5 महीने अपनी किताबों चिपक जाओ, इंस्टाग्राम और इन सब से थोड़ा दूर हो जाओ। और मैं तुमको एक ऐप भी बता रखा हूँ, तुम लोग शेयर करते हो ना आपस में, वो स्टडी आवर्स आते हैं, उसमें पता चलता है कौन कितने घंटे पढ़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि आपका दोस्त इतने घंटे पढ़ गया, फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए उस ग्रुप, आप जो भी ऐप है, मैं तो भूल गया उसका नाम भी, वो देख लेना तुम लोग, तो उसके थ्रू कनेक्ट होते हैं ना, तो उसमें स्टार्ट कर दो पढ़ते टाइम पे, तो उसमें सबको पता चलता है कि सुबह से लेकर अब तक पढ़ रहा है। और देखो आलस क्यों आता है, आप लगता है छोड़ यार, लेकिन प्रतियोगिता की भावना आने लग जाएगी कि यार ये 9 घंटे से पढ़ रहा है और मैं तो 9 घंटे से तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो एटलीस्ट आप जितना पढ़ने की आपकी क्षमता थी उससे 2 घंटे अधिक पढ़ो, ठीक है। सोशल मीडिया से डाइवर्ट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ओज 6 की जो लाइन है, इसमें एक लिखा है शुदा। अब तुम्हें पता होगा कि जैसे जो जानवर जिनको खाना नहीं मिलता है, दुबले पतले हो जाते हैं और जल्दी बीमारी से मर जाते हैं, वैसा ही इंसान के साथ कि जो बैगर्स वगैरह है, जो बूढ़े हो जाते हैं और भीख भी नहीं मांग पाते, वो रोड के आसपास रेलवे स्टेशन में अक्सर मरे हुए पाए जाते हैं या सर्दी में मर जाते हैं, क्योंकि भूख की वजह से भी क्या होगा, ओजो संशीयते व्यो धातु ग्रहणानी धातु ग्रहण निसरतम तेजम समीरतम तस्माद विस्रति देहिनम। सिंपल सी लाइन है, कह रहा है कि अगर ओज का क्षय हो जाए भूख इत्यादि कारणों से, तो जो हृदय है वहां से प्राण निकल के उड़ जाते। नेक्स्ट 3 प्रकार के लक्षण बताएं ओज क्षय के, विश्रंस मतलब ओजो विश्रंस, ओजो व्यापक और ओजो क्षय। ठीक, ये ओज के विकार हैं, इन्हीं को बल विकार कह सकते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले लिखता है संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोष चव्यनम क्रिया है सन्निरोध विस्तरण से। आप क्या करोगे इस किताब में, ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ 1, 2 और 3 ऐसे लिखना। सबसे पहले ओजो विश्रंस ऑब्लिक बल विश्रंस, फिर ओजो व्यापद ऑब्लिक बल व्यापद, ओजो क्षय ऑब्लिक बल क्षय, ऐसे बना लेना। फिर यहां से एक एक लाइन उठा के डाल देना। जब सबसे पहले मैं ओज वाली पढ़ रहा हूं, ओज विस्तृत की लिखता है संधि विश्लेष 1, गात्र सदन 2, याद करने एक एक, दोष चव्यन 3 और क्रिया सन्निरोध 4, ये विस्तृत के लक्षण, ठीक। फिर व्यापद वाले जो है उनको एक बार छोड़ देना, क्षय वाले में आ जाओ, मूर्छा मास क्षय प्रलाप और मरण मिला। अब सुनो गौर से, एक होता है ओजो विस्तृत, एक होता है ओजो व्यापद और एक होता है ओजो क्षय। इधर देखना ध्यान से, जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे गंभीरता बढ़ती है, मतलब खतरनाक होती जा रही बीमारी। तो ओज विस्तृत माइल्ड लेवल का ओज का क्षय है, ओज की विकृति है। ओजो व्यापद मॉडरेट लेवल की और ओजो क्षय सीवियर लेवल का। तो ये पक्का है कि इसमें तो मृत्यु होनी होनी है क्षय में, इसमें निद्रा तंद्रा, ठीक है। और इसमें क्रियाओं का असन्निरोध मतलब रूटीन वर्क जो है वो डिस्टर्ब होना चालू। अब यही ओजो विश्वास है, यही व्यापद है, यही क्षय है, यही बल के लिए। लेकिन इसने बल के लिए वापस लिखा अलग से, लेकिन लिखा वही लक्षण है। जैसे देखो एक बार मैं ये बताता हूं, देखो विश्वास वाला ये हो गया। अब आ जाओ व्यापद पे, व्यापद में क्या लिखा है, निंद्रा, ठीक है। और ये रहा क्षय, इसमें क्या लिखा है, मोह प्रलाप मरण मिथि, ठीक। अब बल पे आओ क्या लिखता है, बल के भी 3 दोष होते हैं, व्यापद विश्रंस और क्षय। विष्णु सबसे पहले देखते हैं क्या लिखता है, विश्लेष साधो गात्रा नाम दोष विश्रम। ऊपर वाली लाइन देखो, ये ओज वाली, संधि विश्लेष गात्र सदन दोष चव्वन क्रिया है सन्निरोध, ठीक है।
आगे क्या लिखता है, अप्राचुर्य क्रिया नाम। हो गया पूरा कवर। नेक्स्ट दूसरा कौन सा होगा, व्यापक। ये है बल विस्तृत की लाइन, ये है बल व्यापक की दूसरी बात है ये। अब बल व्यापक मैंने बोला था निंद्रा तंद्रा, इसमें भी क्या पड़ा है, निंद्रा तंद्रा मिला। और ऊपर लाइन में देखो वात शोभ लिखा हुआ है क्या, वात शोभ है। ऊपर लाइन में वर्ण भेद लिखा है, मिला। नीचे वेवर्ण या वर्ण से भेदनम, मिला। मेरा पॉइंट क्या है कि आप इस पेज पर जब टेबल बनाओ, आप ऐसे लाइन करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे ऐसे, ठीक। और यहां से भली ये ओज हटा देना, ये हटा देना, ऐसे बनाना। ये विस्तृत, ये व्यापक और ये शय। यहां लिख देना ओज, यहां लिख देना बल, और फिर दोनों लाइनों को साथ में लिख देना। और जरूर से याद कर लेना, अप्राचुर्य क्रिया नाम इज इक्वल टू क्रिया है सन्निरोध विसृत, गाता नाम सदनम संधि विश्लेष विसृत। व्यापद आएगा वातिक शोभ, वर्ण भेदन, निद्रा तंद्रा, स्तब्ध गात्र। क्षय आएगा मोह, प्रलाप, मास है, मरण, यह। ठीक है। नेक्स्ट बल क्षय के लक्षण देख लो, वही मिलेंगे वापिस जो वो क्षय के थे, क्योंकि इसने तो कह दिया ना ओज और बल क्या है, एक। मूर्छा, मास है, मोह, प्रलाप, अज्ञानम एवं च, मिला। ये सब किसके लक्षण है, बल से। चलिए नेक्स्ट, चिकित्सा हुई स्वयोनिवर्धन, स्वयोनिवर्धन अन्नपान का प्रयोग कर। नेक्स्ट रस निमित्तम एवं स्थूल्यम कार्य। एक क्वेश्चन लिखो, सुश्रुत के अनुसार स्थूल्य में कारण है रस, मांस, मेद, मज्जा, चार ऑप्शन है। सुश्रुत अनुसार स्थूल्य में कारण है रस, मांस, मेद, मज्जा। ये चैप्टर आज पढ़ रहे हैं इसलिए अपन को लग रहा है रस ही तो करेंगे, उस दिन क्या करेंगे, मेद। उस दिन क्या करोगे, स्थूल्य में कारण क्या करोगे, मेद। गलत होगा। सुश्रुत अनुसार स्थूल्य तो मैंने अलग कर दिया, ये अगर वो पूछ ले स्थूल्य कार्य में कारण, तब तो तुम भी समझ जाओगे, पर वो तो खेलेगा ना। तो सुश्रुत के अनुसार स्थूल्य और कार्य दोनों में कारण क्या है, रस। चरक अनुसार स्वप्न और निद्रा तो एक ही होते हैं। चरक अनुसार स्थूल्य कार्य में कारण क्या है, आहार प्लस निद्रा। मुझे तो याद करना भी आसान है। नरो वरा इव पुष्यति, वो लाइन खाने और सोने से संबंधित थी। चलिए अब ये तो बात होगी, डायरी में लिखे वैसी बात है ये। नेक्स्ट आगे ये मेंशन कर रहा है कि कफ वर्धक आहार के सेवन से, व्यायाम नहीं करने से, दिवा स्वप्न से, मधुर आदि द्रव्यों के अति प्रयोग से अति स्थूल्य की उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद में नहीं आएगा, नहीं, और आएगा तो भी नहीं जाएगा। किसमें बात मान ली आपकी, लेकिन रस मैन है। आप खाना ही बंद कर दो तो मेद कैसे बढ़े, कैलोरी इंटेक ही बंद है तो फिर कैसे बढ़ेगा मेद। तो एक आंसर तो। अब आप सोचो कि भाई शरीर में रक्त को कौन भेजता है, हार्ट ही आंसर करते हैं, ऐसा थोड़ी को उल्टा। समझ पा रहे बात को, तो आंसर क्या करना है, रस। फिर आगे लिखा है अति स्थूल के जो 8 दोष पड़े थे उनसे मिलते जुलते दोष लिख दें यहाँ, क्रथन, गात्र, साध, गदगत्वादि, मिला।
अगले लिखता है कफ मेदो निरुद्ध मार्गत्वात् अल्प व्यवायो भवति, आवृत मार्गत्वाद शेष धातु न अप्यायन्ते। ठीक, नेक्स्ट अति स्थूल्य की चिकित्सा। शिलाजीत गुग्गुल गोमूत्र त्रिफला लोहरज, लोहरज पे ध्यान देना, ये सब दे रहे हैं, लोहरज भी है इसमें। रसांजन लिखो वागवट, क्या लिखूं, ताक्षर लिख दूं, मतलब रसांजन बराबर स्थूल नाशक। अग्र है क्या, विरूक्षण अंग देखो, कोद्रव शामक उद्दालक, अभी मिलेट्स चल रहे हैं ना, ये सब यही तो है। विरूक्षणीय अन्य है, मोटा अनाज बोलते हैं जिसको। विरूक्षणीय छेदनीय द्रव्य प्लस व्यायाम प्लस लेखन बस्ती। रसांजन के लिए लिखा हुआ है दारवी क्वाथम समम शीरम पादम पक्ता यदा घनम तदा रसांजनम ख्यातम नेत्री और परमहित। और आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार यहाँ किसका शीर लेंगे, आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार अजा शीर, उसने शीर भी स्पेसिफिक कर दिया, वैसे नेत्र के लिए अजा शीर बेस्ट। दारू वरिद्रा के क्वाथ में पकाना है, दूध को 1/4 रहने पर वो गाढ़ा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रसांजन। नेक्स्ट शारंगर के अनुसार छेदन की परिभाषा अभी से याद कर लो, आगे तो करनी है। क्लिष्टान कफ आदिकान दोषान उन्मूल्यति यद बलात्, बल पूर्वक जो चिपके हुए कफ आदि को शरीर से हटाए उन्हें छेदन द्रव्य कहते हैं। और तीनों एग्जाम्पल याद करने हैं, शार मरित शिलाजित, ये शारंगर के छेदन द्रव्यों के एग्जाम्पल फिक्स है, उसने ईटीसी वीटीसी नहीं करा है, किसी में 1 किसी में 2 किसी में 3, तो आपको याद होना चाहिए। फिर चरक की चिकित्सा की बात करें तो स्थूल में गुरु अपतर्पण श्रेष्ठ था ना, और अतिकाश में लघु संतर्पण। नेक्स्ट अतिकृश क्या लिखता है, वातलाहार के सेवन से, ओवर एक्जर्शन, अति व्यायाम, अति वैवाय, भय शोक क्रोध, रात्रि जागरण, भूखे प्यासे रहने से, कम भोजन खाने से रस धातु का शोष हो जाता है। मिला, इस सब की वजह से क्या होगा, तस्माद अतिकृशम भवति सो अतिकृश। क्या याद कराया था मैंने चरक में, जिसमें चरक चिकित्सा अध्याय के दोष वो चैप्टर के नाम आ जाए वो अतिकार से जन्य रोग। यहां भी वही है, देख लो, श्वास कास प्लीहा उदर गुल्म रक्त पित्त। मिला, क्या चिकित्सा करें इनकी, वही अश्वगंधा विदारी गंधा शतावरी बला अतिबला नाग बला मधुर द्रव्य क्षीर दधि घृत मांस साली पिष्ट षष्टिक यव दिवा स्वप्न ब्रह्मचर्य व्यायाम। व्यायाम अति स्थूल्य की भी चिकित्सा है और अति कृश की, और वहां लेखन बस्तियां कौन सी हैं, ब्रह्मण बस्ती। ठीक ठीक, इसके अलावा एक अगर द्रव्य पे ध्यान दे तो कौन सा है, यव, यव अति स्थूल में भी देते हैं, अति कृश। विमर्श में चरक वाला पढ़ा, पढ़ लेना। चलिए, सम धातु वाले के लिए लिखा है कि जो साधारण द्रव्यों का सेवन करे, मतलब न तो ब्रंगण का न लेखन का, वो सम धातु होता है, मध्य शरीर होता है और वो सभी क्रियाओं को करने में समर्थ होता है, इसलिए सम का परिपालन करना चाहिए। स सप्तम अनुपाल्यति। नेक्स्ट 42, अत्यंत गर्हितव एतव
ये दोनों ही अत्यंत त्याज्य है। क्यों? सदा स्थूल कृश नरो श्रेष्ठ मध्य शरीर, हमेशा ही अत्यंत त्याज्य रहे हैं। कौन? अति स्थूल और अति कृश। श्रेष्ठ कौन है? मध्य शरीर। फिर यह कृश स्थूलातु पूजते, स्थूल की तुलना में कृश अधिक ठीक है। नेक्स्ट, चरक विमर्श लाइन, स्थूल्य काश्य वर्म काश। नेक्स्ट 46, दोष आदि नाम तू समताम अनुमानेन लक्ष्येत अप्रसन्न इंद्रिय विक्षम पुरुषम कुशलो भीष्कम। मोस्ट इंपोर्टेंट रेफरेंस है और इसको डायरी में लिखना है। सुश्रुत सूत्र 15, मतलब पता है ना? ये कह रहा है कि जो कुशल वैद्य होता है वो दोषों की समता है। समता मतलब दोषों का मेजरमेंट रोगी के चेहरे की अप्रसन्नता देखकर ही लगा लेता है। मतलब ये कह रहा है कि डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर ऐसा होता है कि सामने रोगी बैठा है और उसकी शक्ल देख के और बता दे कि इसमें वात वृद्ध होगा, कि पित्त होगा, कि कफ होगा, कि द्वंद्व है, कि सनिपातज है, क्या प्रॉब्लम। ठीक। स्वस्थस्य रक्षणम कुर्याद स्वस्थस्य तु बुद्धिमान, खुद के स्वास्थ्य की रक्षा करना बुद्धिमान का कर्तव्य है। नेक्स्ट, शप्येद भृंगेद च अपि दोष धातु मलान भीषगम तावद यावद रोग स्यात् एतत् साम्यस्यम लक्षणम। अब ये कह रहा है कि जो अस्वस्थ है और उसमें कुछ बड़ा हुआ है तो उनको घटाएं, ठीक, और जो घट गया उनको बढ़ाएं, क्योंकि अल्टीमेटली साम्य ही स्वस्थ होने का और रोग रहित होने का लक्षण। सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ दिए थे। क्या रेफरेंस? सूत्र 15। और चरक में स्वस्थ पुरुष के लक्षण का चरक सूत्र 21 और सुश्रुत सूत्र 15 क्या है? स्वस्थ पुरुष के लक्षण। ये लाइन तो सबने सुन रखी होगी, पर चरक की मत कर देना, सुश्रुत की है। सम दो सम अग्नि सम धातु मल क्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मना स्वस्थ। नेक्स्ट कर, ये यहां से कल पड़ेगा। अब वो निकालो रसशास्त्र के नोट्स।